हेलो फ्रेंड्स। मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 11 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका लगभग जो भी क्वेश्चन हमारे पास में आया है अलग अलग सोर्सों से पूछ करके, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने गए थे उनसे पूछ करके जो ओरली क्वेश्चन बता रहे थे वो कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, उसके बेस पे एक अनुमान के तौर पे मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा का पूरा हूबहू इसी तरह का क्वेश्चन दिखाऊं जिस तरह का उन्होंने बताया है। तो बने रहिए वीडियो में। और वैसे कैंडिडेट्स है जिनका एग्ज़ाम 12 तारीख को है, 13 तारीख को, या फिर आगे अगला शिफ्ट में है, जनवरी में है जा करके, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इससे पहले भी मैंने कुछ डेट का जो करंट अफेयर और साइंस का जो क्वेश्चन है ग्रुप डी का मैंने डिस्कस किया है अपने इस वीडियो में, चैनल के वीडियोस पे। तो आप वीडियोस के सेक्शन में जा करके उन सभी को देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं पिछले शिफ्ट में। मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया था, मेरा एग्ज़ाम चूँकि 28 दिसंबर को ही था। ठीक है, तो मैंने मेरे मेरे भी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए थे उन सबको मैंने डिस्कस किया है और हूबहू रखने की कोशिश की है जिस तरह का एग्ज़ाम में आया है। मैं आपको किसी भी तरह का फर्जी क्वेश्चन को नहीं बताऊँगा वीडियोज़ का व्यूज़ बटोरने के लिए। जो भी क्वेश्चन होगा वो ऑथेंटिक होगा। ठीक है, और बिल्कुल ही रियलिस्टिक होगा, कोई अलग क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि लंबे लंबे होते हैं, बड़े क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, तो उनको पूरी तरह से स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, दोस्त क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो एक अनुमान के तौर पे बताते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा ऑप्शन था। तो वैसे भी क्वेश्चन को मैंने रखने का पूरी तरह से प्रयास किया है कि इस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा था। तो बने रहिए आप वीडियोज़ में और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। खास करके वैसे स्टूडेंट्स जिनका आगे के शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप करंट अफेयर में किस तरह के स्कोर कर पा रहे हैं, और मेरे भी चैनल पे करंट अफेयर का एक सीरीज चल रहा है, उस पर भी मैं रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसे भी देख करके जाएं, क्योंकि करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो काफ़ी टफ टाइप का आ रहा है। और अगर आपका स्पीडी स्पीडी और एडुटेरिया अगर पढ़ा हुआ है, पहले वाला करंट अफेयर 2024 का भी कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप नहीं कर पाएंगे। और चूंकि पूरा 20 का 20 करंट अफेयर ही पूछ रहा है, स्टैटिक जीके एक भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में पैटर्न का पता लगना, अंदाज़ा लगना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस तरह के पैटर्न आ रहे हैं साइंस में, और इसे आप देख करके जाएं। और अगर आपका एग्ज़ाम 10, 12, 15 दिन बाद है तो आप उस तरह के करंट अफेयर को बिल्कुल देख के जाएं, चूके नहीं। और करंट अफेयर उतना अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर आप 2025 का ही अगर कंप्लीट कर जाते हैं करंट अफेयर को, तो निश्चित ही आप कम से कम 20 में से 15 ज़रूर 14 कर करके आएंगे। नहीं तो आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन तक आप सही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आपका सही नहीं होगा। तो शुरू करते हैं वीडियोज़ को, ज़्यादा लंबा ना हो। किस तरह के क्वेश्चन आज आए हुए हैं ये आप देख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जब संयोग हुआ, अभिक्रिया होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। ये एग्जैक्ट हूबहू क्वेश्चन नहीं है दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शन टाइप का आया हुआ था, अभिक्रिया का ये प्रकार है, लेकिन स्टूडेंट कुछ इसी तरह से बोल रहे थे कि इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ था, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, इसको संगमरमर भी बोलते हैं, इसको संगमरमर भी बोलते हैं। CO+CO2 CaCO3। मैं पहले भी बोल रहा हूँ अपने वीडियोज़ में कि जितना भी तरह का टाइप ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है, रिएक्शंस है मतलब अभिक्रिया के प्रकार, ये आप देख करके जाएं। ठीक है, इससे एक नया क्वेश्चन जरूर आ रहा है, खास करके रेडॉक्स रिएक्शन से, ऑक्सीकरण और अपकरण से। ठीक है, आयनिक अभिक्रिया से आ रहा है, उसके बाद अपक्षेपण अभिक्रिया से आ रहा है, वियोजन अभिक्रिया से आ रहा है, संयोजन अभिक्रिया से आ रहा है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से आ रहा है। ठीक है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में बन रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए कि फ्रेंच, ये थोड़ा सा दोस्त टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। इसमें है कि फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। कोई बोल रहे थे, मैं ये भी बता दूं कि कोई बोल रहे थे कि फ्रेंच ओपन का जो खेला होता है वो किस मैदान में होता है, किस टाइप के मैदान में होता है। तो और कोई बोल रहे थे कि नहीं, ये कौन जीता है ये पूछा जा रहा था। तो ये दोनों मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर विजेता पूछे तो ये कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्काराज हो जाएगा पुरुष एकल विजेता में। किस टाइप के मैदान में खेला जाता है, तो मैं बता दूं कि ये फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, क्ले कोर्ट मीन्स मिट्टी का कोर्ट होता है इसका, जहाँ पे खेल होता है ना, जो पिच जिसको हम क्रिकेट में बोलते हैं, उसी तरह का इसका जो खेलने का जो मैट होता है, ये क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिट्टी का होता है, क्ले होता है। क्या होता है? क्ले होता है। तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कि तरंग की चाल। ठीक है, तरंग की चाल क्या होती है। आप जाने दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है साइंस में, ठीक है, तरंग की चाल तो आपको हमेशा ट्रांसवर्स वेव के लिए पूछेगा। ठीक है, किसके लिए पूछेगा?
ट्रांसवर्स वेव के लिए अर्थात अनुप्रस्थ तरंग के लिए। और इसका हमेशा जो सूत्र होता है अनुप्रस्थ तरंग का वो होता है तरंग वेग अर्थात तरंग का चाल बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है, अर्थात आवृत्ति, जहाँ पे एन क्या है, आवृत्ति है, और लैम्डा क्या है, ये भी बराबर एन लैम्डा। लैम्डा क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, अर्थात दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की दूरी, मान लीजिए कोई तरंग है, आप देख सकते हैं, तो इसमें दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है, लैम्डा से सूचित करते हैं। या तो दो लगातार स्ट्रिंग बोल दीजिए या फिर दो लगातार गर्त बोल दीजिए, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को हम लैम्डा बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी एक इकाई समय में कितना दोलन करता है कोई भी तरंग कितना अपना संख्या पूरा करता है, ठीक है, कितना दोलन पूरा करता है, कंप्लीट ऑक्सीलेशन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको एन लिखते हैं। तो तरंग चाल भी बराबर एन लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन में ये होगा, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में क्या स्थिर होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपको अलग अलग प्रतिरोध दिया गया है, ये श्रेणी क्रम है प्रतिरोध का, ठीक है। और अगर इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो हमेशा बैटरी से जो धारा जाएगी तो ये सेम धारा सभी प्रतिरोध से होकर के जाएगी, क्या जाएगी, सेम धारा। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जो स्थिर क्वांटिटी होगा, स्थिर राशि होगा, वो धारा होगा, क्या होगा, धारा, करेंट होगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात कर ले, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सा राशि फिक्स होता है। ये समांतर क्रम संयोजन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये अगर बैटरी टर्मिनल है तो यहाँ से करंट अगर जाएगी तो तीनों प्रतिरोध में, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धारा जाएगी, तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धारा जाएगी, ठीक है। इसमें जो कांस्टेंट रहेगा, जो अचर रहेगा, इसमें वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज विभवांतर अचर रहेगा, और धारा इसमें बदलेगा, ठीक है, अर्थात प्रतिरोधों के समांतर क्रम में या समांतर संयोजन में धारा बदलेगा और वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अचर रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके शिफ्ट में आ सकता है, क्योंकि मेरे शिफ्ट में तो आया हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन चूंकि रिपीट करते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल देख करके जाएं और ध्यान में रखें कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक से और क्या क्वेश्चन बन सकता है ये आप देख करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लें, ये चारों था ऑप्शन में, तो ये चारों का चारों सही होगा। सेल बॉडी, डेंड्राइड, एक्सोन और एक्सोन टर्मिनल, ये सभी न्यूरॉन्स के मुख्य भाग होते हैं, तो ये आंसर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, देख रहे हैं आप, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था, जो शबाना आजमी इसमें सही होगा, क्या सही होगा, शबाना आजमी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, त्वचा का उत्तक किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये उपकला उत्तक होता है, और ये पूरा नाम होता है इसका अस्त्रीकृत उपकला उत्तक, तो ये सही आंसर हो जाएगा, अस्त्रीकृत उपकला उत्तक, ठीक है। ये त्वचा का उत्तक होता है, किस प्रकार का, अलग अलग तरह का अस्तर बना होता है त्वचा में, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं अस्त्रीकृत, ठीक है, उपकला उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, साइंस में पूछा गया था कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्लोरीन का आप जानते हैं कि परमाणु संख्या 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 287 आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे इसका वैलेंसी पूछा जाए क्लोरीन का तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका अष्टक पूरा होने के लिए बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसका वैलेंसी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो इस तरह का आया हुआ था। उसी तरह से किसी स्टूडेंट ने बताया कि सोडियम का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लें, 281 होता है, क्योंकि सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 11, क्या होता है, 11। तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। कोई भी आप चाहे यूनिसेफ हो, UNFCCC हो, ठीक है, या फिर UTT हो, IISC हो, इस तरह के जितने भी आप स्पीडी किताब में जितने भी फुल फॉर्म रिलेटेड जो एक चैप्टर दिया गया है, आप उसको पूरा का पूरा देख करके जाएँ, ठीक है। तो
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनसे क्वेश्चन अगर आपका देखा हुआ है तो छूटेगा नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएसएफ ने अपना 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 60वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 60वां, क्योंकि 1965 में बीएसएफ का स्थापना हुआ था, दिसंबर 1965 में, और पूछा गया था कि इस बार अपना कौन सा ये स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे मना रहा था, ठीक है, एनिवर्सरी मना रहा था ये, तो 16th एनिवर्सरी, 60वां हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। कोई बोल रहा था कि इसका थीम पूछा था, ठीक है, कोई बोल रहा है कि ये इसका डेट पूछा गया था। तो दोनों केस में आप देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो होता है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो थीम होता है वो, इसका थीम जो 15 सितंबर का दिया गया है वो है अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन। क्या है? अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एक्शन बाय एक्शन। ये मीन्स अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को जो 2025 में मनाया गया है उसका ये थीम है, ठीक है। तो ये थीम भी आप याद रखिएगा और ये डेट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा था, सॉरी यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, ईथर का पूछा गया था कि संकेत क्या होता है। जो क्रियात्मक समूह होता है ईथर इसका संकेत क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि इसको ROR लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है? ROR, ठीक है। मतलब केवल ऑक्सीजन होता है, ये जो है ना इसी को ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। और ये अलग अलग क्या है? एल्काइल या हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम R बोलते हैं। तो सिंपल सा बोला जाए कि ईथर जो क्रियात्मक समूह होता है इसका संकेत क्या होता है, तो हम O बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? हम O बोलेंगे। एल्कोहल का बोला जाएगा तो एल्कोहल के लिए हम OH लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद COOH, ये किसका है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाता है, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्रियात्मक समूह बनते हैं, डबल बॉन्ड हो गया, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, चाहे तो सिंगल बॉन्ड हो गया, जितना भी ये सभी क्रियात्मक समूह है, और जितना भी क्लोरो हो गया, ठीक है, अमीन हो गया, अमाइन हो गया, जितना नाइट्रो हो गया, जितना भी तरह का क्रियात्मक समूह है जो IEC में आपने देख रखा है वो सभी आप देख करके जाएँ, काफ़ी ये फ़ायदा करेगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन कोई बोल रहा था कि बेंजीन में कुल कितने सिग्मा बंद होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये कुछ इस तरह का होता है, आप देखें, इसमें 6 कार्बन होते हैं, देखिए इस तरह का। C6H6 होता है इसका फॉर्मूला, सॉरी, C6H6 होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 और 6, फिर 7 8 9 10 11, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 12 सिग्मा बंद होते हैं, ठीक है। सिग्मा बंद को हम इस तरह से दिखाते हैं, टोटल 12 है, ठीक है। पाई बंद बोलेगा तो जो डबल बॉन्ड है इसी को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसी को हम पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो ये 3 है, कितना है? 3 है। तो इसमें टोटल 12 सिग्मा बंद होते हैं, किसमें? बेंजीन में। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप देख करके जाए बंद से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था कि वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगाया जाता है। क्वेश्चन मीटर से आए या वोल्ट मीटर से आए, आप देख लें कि वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में, कोई भी सर्किट है तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? हम समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए आमीटर की, ठीक है, तो ये किसी भी सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? सीरीज में लगाया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख करके जाए। उसके बाद पूछा था कि गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये स्मॉल g अर्थात गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये बड़ा G गुने किसी भी ग्रह का द्रव्यमान, जिसको हम m लिख रहे हैं, और बटा ग्रह की त्रिज्या r², ठीक है, त्रिज्या का स्क्वायर, g बराबर Gm/r²। यही गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल से खूब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का रूल किसने दिया था, पृथ्वी का द्रव्यमान किसने बताया था, ठीक है, जी जो है इसको इसका जो ये नियतांक जो है इसका वैल्यू कौन दिया था, ये सब कुछ आपको पूछा जा रहा था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, ये सब कुछ पूछा जा रहा है। आप इसे इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से देख करके जाएँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप देख करके जाएँ, बहुत सारा क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से पूछा जा रहा है। उसके बाद एक बच्चा बोल रहा था कि प्रतिरोध का फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। प्रतिरोध का फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन, आप जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो R = ρl/a होता है। तो बोला गया था कि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आया था कि कोई तार है, उसका लंबाई शुरू में
कुछ है और बाद में लंबाई कुछ हो गया है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। आप जान रहे हैं कि यहाँ से देख लीजिए R इक्वल टू रॉ एल बाई ए। ये रॉ जो है ये प्रतिरोधकता है, किसी भी पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ठीक है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो R जो होगा, प्रतिरोध जो होगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, एल पर। R जो होगा एल का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, अर्थात प्रतिरोध जो होगा ये चालक तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होगा। और यही R जो होगा ये चालक तार के एरिया, देख रहे हैं आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर लंबाई 2 गुना हो जाएगा तो चालक तार का प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे आप एरिया को देख रहे हैं, एरिया इन्वर्स रिलेशन है। जैसे ही हम एरिया को, क्षेत्रफल को कम करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सॉरी, जैसे ही हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल को हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्षेत्रफल को हम कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और तार के लंबाई के सीधे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, अर्थात लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और लंबाई कमाइएगा तो प्रतिरोध कम जाएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का, आप इसे देख करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट ये बोल रहा था कि विश्व पोलियो दिवस 2025 का थीम पूछा था, ठीक है, विश्व पोलियो दिवस 2025 का थीम पूछा गया था, ठीक है। तो पहले बता दें कि जो विश्व पोलियो दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थीम की बात करें तो ये लिखा हुआ था कि पोलियो का अभी अंत करे, ठीक है। 2025 में जिसका थीम है वो क्या है, पोलियो का अभी अंत करे, और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेज और थीम, डेज और थीम, ये मुफ्त का क्वेश्चन बनता है, मुफ्त का नंबर इससे बनता है दोस्तों। अगर ये आपको आता है तो आप पूरा टिक करके आइएगा। थोड़ा सा भी आपको पूछ दिया जाए तो आप जो लिखावट होता है ना थीम का, उससे आप पकड़ लीजिएगा, कोई भी 1-2 वर्ड याद करके और आप टिक कर दीजिएगा सही। तो दिवस और थीम उस पढ़ करके आप जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि बल का जो व्यंजक होता है न्यूटन के किस नियम से मिलता है। आप ध्यान रखें कि जो न्यूटन का फर्स्ट गति का जो नियम होता है, ठीक है, न्यूटन का जो पहला नियम होता है, ठीक है, ये जड़त्व का नियम है। कौन सा नियम है, जड़त्व का नियम है। इससे हमको बल का परिभाषा मिलता है, क्या मिलता है, जड़त्व के नियम से बल की परिभाषा हमें मिलती है, ठीक है। और बल का व्यंजक अर्थात F बराबर dp/dt, अर्थात बल बराबर, हम ये भी बोल सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे 9th क्लास में ही कि F समानुपाती होता है डेल्टा P/ΔT के, ठीक है। तो बल का जो व्यंजक मिलता है वो हमको न्यूटन के गति के दूसरे नियम से मिलता है। और अगर बल की परिभाषा की बात करें तो वो फर्स्ट नियम जड़त्व के नियम से मिलेगा। तो जो बल का व्यंजक होता है वो न्यूटन के किस गति के नियम से मिलता है, तो ये सेकंड हम सही करेंगे। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक मिलता है। तीसरा नियम क्या है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल का लगना, ये तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि AI उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है पूरे वर्ल्ड में। तो AI उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश ये चाइना है। कौन है, चाइना है पहला। जो भी वो विश्व में, ये आप देख करके जाइएगा, इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो भारत के केस में हो चाहे वो विश्व के केस में। उसके बाद ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना, ठीक है, ये चक्रवात के लिए लाया गया है, चक्रवात से निपटने के लिए ये परियोजना है। ये किस राज्य की है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहाँ संपन्न हुआ। जितना भी समिट है, ठीक है, चाहे आसियान हो, चाहे सार्क हो, चाहे नाटो हो, ठीक है, इन सब तरह का जो समिट हो रहा है, ठीक है, ये आप देख करके जाएं। इसमें एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 कहाँ हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन चक्र 5 किससे संबंधित है। VVI क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी ऑपरेशन है, ठीक है, जितना भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, जितना भी ऐप्स आ रहे हैं, ठीक है, जितना भी पोर्टल आ रहे हैं, जितने भी पोर्टल हैं, ठीक है, और जितने भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं या आप सभी देख करके जाएं। तो ऑपरेशन चक्र 5 जो है ये डिजिटल अरेस्ट से संबंधित है, जो CBI द्वारा चलाया गया है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो डिजिटल अरेस्ट से।
CBI द्वारा इसे चलाया गया है। उसके बाद आया हुआ था कि सारथी 2.0 ऐप किससे संबंधित है। ये हर किसी को पता होगा कि ये सेबी से संबंधित ऐप है, ठीक है। किससे संबंधित है, सेबी से संबंधित ऐप है सारथी 2.0। तो फिलहाल ये फर्स्ट शिफ्ट का हमें इतना क्वेश्चन मिला था दोस्तों, और मैंने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने रखूं, ठीक है, कोई भी गलत क्वेश्चन ना हो। हाँ, कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ 2-4 ऐसे हैं जिसमें एक अनुमान के तौर पे बताया गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन को रख पाना मुश्किल है। लेकिन बाकी सब जो क्वेश्चन है वो हूबहू है, ठीक है। और पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से कोई सही बताएगा भी नहीं। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम हॉल से वापस आता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं किसी को याद होता है, लेकिन टाइप और पैटर्न तो याद होता ही है। तो जिनका भी एग्ज़ाम आगे की शिफ्ट में है, आगे के दिनों में है, उनके लिए ये VVI टॉपिक था। और इस तरह के करंट अफेयर बन रहे हैं और साइंस से क्वेश्चन बन रहे हैं, आप इसे प्लीज़ देख करके जाएँ, आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और तब तक के लिए बाय।